जम चैनल। मैं शुरभि बंदोपाध्याय। अगर आप IIIC 72 मोटर इंश्योरेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के कुछ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जैसे थर्ड पार्टी लायबिलिटी, प्रॉपर्टी डैमेज लायबिलिटी, इंश्योरर के डिफेंस और नो फॉल्ट लायबिलिटी। ओके, तो ये टॉपिक्स एग्ज़ाम में बार बार पूछे भी जाते हैं और प्रैक्टिकल इंश्योरेंस फील्ड में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे लायबिलिटी फॉर थर्ड पार्टी डेथ और पर्सनल इंजुरी। ओके, देयर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर थर्ड पार्टी डेथ और पर्सनल इंजुरी. It is the liability of the insurer to indemnify the victim with full amount awarded by the court in respect of third party death or personal injury. तो अगर किसी एक्सीडेंट में किसी थर्ड पार्टी की डेथ या उसकी बॉडीली इंजरी होती है तो उस केस में लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा उसी अमाउंट इंश्योरर को विक्टिम को कॉम्पेंसेट करना होगा। नेक्स्ट है लायबिलिटी इन केस ऑफ डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड पार्टी आउट ऑफ वन एक्सीडेंट। तो अगर किसी पर्टिकुलर एक्सीडेंट की वजह से किसी थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है तो उस केस में लायबिलिटी कितनी होगी? दैट इज ₹6,000 इन इंडिया। ओके, इंश्योरर प्रोवाइड्स इंक्रीज्ड कवरेज फॉर प्रॉपर्टी डैमेज। मतलब अगर इंश्योर्ड चाहे तो एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज के लिए ₹6,000 की जो लिमिट है उसे इंक्रीज भी वो कर सकता है। फॉर टू व्हीलर दैट इज ₹1,00,000। तो टू व्हीलर के लिए जो इंक्रीज्ड जो अमाउंट है थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज के लिए वो मैक्सिमम इंक्रीज कितना कर सकता है? मैक्सिमम वो 1,00,000 तक ही इंक्रीज कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ओके, फॉर अदर देन टू व्हीलर्स दैट इज ₹7,50,000। अदर देन टू व्हीलर्स के लिए मैक्सिमम कितना उसका लायबिलिटी होगा ले पाएगा सम इंश्योर्ड दैट इज ₹7,50,000। ओके, दिस इंक्रीज कवर डज नॉट इंक्लूड गुड्स कैरीड ऑन द व्हीकल। तो जो माने व्हीकल में जो गुड्स कैरी होता है उसके लिए ये इंक्रीज कवरेज नहीं आएगा। उसके लिए मैक्सिमम प्रॉपर्टी डैमेज के लिए लायबिलिटी रहेगा 6,000 का। ओके, नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूड एज पर MB एक्ट 1988 के हिसाब से प्रॉपर्टी किसे कहा जा रहा है? एज पर द एक्ट प्रॉपर्टी मीन्स गुड्स कैरिड इन द व्हीकल, रोड्स, ब्रिजेस, कल्वर्ट्स, कॉजवेज, ट्रीज, पोस्ट एंड माइलस्टोन। सो दीज आर द प्रॉपर्टी। ओके, एज पर MB एक्ट 1988. डिफेंसेस अवेलेबल टू द इंश्योरर इन डिफेंडिंग अ मोटर थर्ड पार्टी क्लेम इन द ट्राइब्यूनल। मतलब अगर इंश्योरर किसी मोटर थर्ड पार्टी क्लेम को डिफेंड करना चाहे तो उसके पास कौन कौन सी डिफेंसेस अवेलेबल होती है वो पॉइंट्स अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, दिस पर्टिकुलर मैटर हैज बीन डेल्ट इन सेक्शन 149A. इफ द व्हीकल इज बीइंग यूज्ड for hire or reared but vehicle is not covered by permit to ply for hire or reared purpose। मतलब कोई व्हीकल हायर या रिवार्ड पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है लेकिन उसके लिए जो नेसेसरी परमिट होना चाहिए था वो नहीं लिया गया, तो अगर उस सिचुएशन में एक्सीडेंट होता है और उसमें थर्ड पार्टी का डैमेज होता है तो इंश्योरर उस क्लेम को पे नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर ऑर्गेनाइज्ड रेसिंग और स्पीड टेस्टिंग। तो अगर ऑर्गेनाइज्ड रेसिंग और स्पीड टेस्टिंग के लिए व्हीकल यूज़ किया जा रहा है और उसके दौरान एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए भी इंश्योरर पेमेंट नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट व्हीकल इज बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस नॉट अलाउड बाय द परमिट। मतलब परमिट तो है लेकिन जिस पर्पस के लिए व्हीकल यूज़ किया जा रहा है वो परमिट में अलाउड नहीं है और उसी पर्पस के दौरान एक्सीडेंट होता है और थर्ड पार्टी का लॉस भी हो जाता है तो वो लॉस भी इंश्योरर पेमेंट नहीं करेगा। ओके, विदाउट साइड कार बीइंग अटैच्ड इन केस ऑफ मोटरसाइकिल। ये पॉइंट अब अभी एप्लीकेबल नहीं है, ये पहले एप्लीकेबल था। हमने देखा है कि पहले
मोटरसाइकिल में क्या होता है, मोटरसाइकिल के साथ एक ठो साइड कार भी अटैच रहता था। तो अगर वो साइड कार अटैच ना हो तो पहले मोटरसाइकिल का केस में ये क्लेम नहीं दिया जाता, तो अभी ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, द व्हीकल इज ड्रिवन बाय अ पर्सन विदाउट अ वैलिड लाइसेंस। मतलब कोई व्हीकल को चला रहा है जिसके पास वैलिड लाइसेंस भी नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, और उसी दौरान एक्सीडेंट होके किसी थर्ड पार्टी का लॉस हो गया, तो वो लॉस इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वो ड्राइवर के पास वैलिड लाइसेंस ही नहीं था। ठीक है। इफ एनी इंजुरी कॉज्ड बाय वार, सिविल वार और सिविल कमोशन, तो अगर इसी दौरान कोई इंजुरी हो जाता है तो भी थर्ड पार्टी लॉस के लिए इंश्योरर पेमेंट नहीं देगा, वार, सिविल वार या फिर सिविल कमोशन। ओके। नेक्स्ट है सेक्शन 149B। ओके। इफ द पॉलिसी इज void ऑन द ग्राउंड इट was obtained by non-disclosure of material fact or by representation of any fact which is false। मतलब एक बात में जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रिंसिपल ऑफ आटमोस्ट गुड फेथ, माने अगर प्रिंसिपल ऑफ आटमोस्ट गुड फेथ वायलेट होता है तो इंश्योरर बोल सकता है कि अगर थर्ड पार्टी लॉस भी हुआ है तो वो पेमेंट नहीं करेगा, इंश्योरर पेमेंट नहीं करेगा। यहाँ एक नोट दिया गया है, क्या नोट है देखिए। Even though the aforesaid defenses are there for the insurer in defending third party claim, the court can direct insurer to make payment first and then proceed against the insured for recovery। तो डीप पॉकेट थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि मेन पर्पस क्या है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का, कि विक्टिम को जल्दी से कॉम्पेंसेट किया जाए, उसको जल्दी कॉम्पेंसेशन मिल जाए। तो अगर विक्टिम को बोला जाए कि इंश्योरर पेमेंट नहीं करेगा और इंश्योर से ही क्लेम रिकवर करना पड़ेगा विक्टिम को, तो उसमें बहुत डिले हो सकता है, इसमें विक्टिम का बहुत सारा प्रॉब्लम भी आ सकता है। इसलिए कोर्ट ये जजमेंट दे सकता है कि ऑल्दो द इंश्योरर इज परमिटेड टू अवॉइड द क्लेम, फिर भी पहले इंश्योरर विक्टिम को कंपेंसेट कर दे, उसके बाद इंश्योरर इंश्योर्ड के अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स करे। ओके। अब हम समझेंगे नो फॉल्ट लाइबिलिटी क्या चीज़ होता है। नो फॉल्ट लाइबिलिटी इज मेंशन इन सेक्शन 140 ऑफ एमबी एक्ट 1988। इंश्योर्ड, इसमें बोला गया कि इंश्योर्ड हैज़ नॉट एनी फॉल्ट फॉर द एक्सीडेंट इन विच समवन हैज सफर्ड डेथ और बॉडीली इंजुरी, बट विक्टिम इज एंटाइटल्ड टू गेट कंपेंसेशन एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 140 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988। मतलब अगर किसी एक्सीडेंट में इंश्योर्ड व्हीकल की कोई फॉल्ट नहीं है, फिर भी एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में विक्टिम को इंजुरी या डेथ हो गई, ठीक है, तो विक्टिम को मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंडर जो सेक्शन 140 है उसके अंडर उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तो नो फॉल्ट लायबिलिटी का मतलब क्या है कि even though the insured is not at fault for any loss, he is liable to compensate the victim। यहाँ compensation insured नहीं करेगा, compensation insurer करेगा। मतलब जिस इंश्योरेंस कंपनी ने व्हीकल को इंश्योर किया है वो विक्टिम को कॉम्पेंसेट करेगी। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 141, सेक्शन 141। यहाँ बोला गया है कि इफ एनी मोटर एक्सीडेंट हैपेंड देन द विक्टिम कैन क्लेम अंडर नो फॉल्ट बेसिस एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्ट। नेग्लिजेंस ऑफ द मोटरिस्ट शुड बी प्रूवन। ओके, मतलब अगर कोई मोटर एक्सीडेंट होता है तो और उसमें थर्ड पार्टी का लॉस भी हो जाता है, तो थर्ड पार्टी को दो बेसिस पर क्लेम कर, थर्ड पार्टी क्या कर सकती है, दोनों बेसिस पर ही वो क्लेम कर सकता है। पहला है नो फॉल्ट बेसिस, जहाँ किसी का फॉल्ट प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और दूसरा है फॉल्ट बेसिस। फॉल्ट बेसिस का मतलब क्या है, द नेग्लिजेंस ऑफ द मोटरिस्ट शुड बी प्रूव्ड। मतलब फॉल्ट बेसिस में ये प्रूफ करना होगा कि मोटरिस्ट नेग्लिजेंट था और उसके नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो इसलिए मोटर एक्सीडेंट के केस में विक्टिम दोनों बेसिस पर ही क्लेम कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, फास्ट कंपेंसेशन अंडर नो फॉल्ट बेसिस हैज टू बी पेड
and if such compensation is less than the compensation awarded under fault basis, then defendant has to pay the balance. मतलब सबसे पहले compensation पेमेंट होगा नो फॉल्ट बेसिस पर, क्योंकि नो फॉल्ट बेसिस में किसी का फॉल्ट प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए इस केस में जजमेंट बहुत ही जल्दी आ जाता है और जो कॉम्पेंसेशन अवार्ड होता है वो पहले पेमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फॉल्ट बेसिस का अवार्ड आता है। अगर देखा जाए कि फॉल्ट बेसिस के अंडर जो कॉम्पेंसेशन अवार्ड हुआ है वो नो फॉल्ट बेसिस से ज़्यादा है, तो डिफेंडेंट को वो बैलेंस अमाउंट विक्टिम को पे करना होगा। बट इफ़ द compensation awarded under no fault basis is more than the compensation awarded under fault basis, then claimant is not entitled to refund the balance amount to insurer। मतलब अगर उल्टा हो जाए, यानी नो फॉल्ट बेसिस में जो जजमेंट आया था वो ज़्यादा हो जाए और बाद में फॉल्ट बेसिस में कम कंपेंसेशन अवार्ड हो, तो क्लेमेंट को वो बैलेंस अमाउंट इंश्योरर को वापस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फॉल्ट बेसिस का कंपेंसेशन नो फॉल्ट से ज़्यादा होता तब इंश्योरर को वो बैलेंस अमाउंट क्लेमेंट को पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो अब किसी भी केस में दो पार्टीज होती है, एक होती है डिफेंडेंट और एक होती है दूसरी पार्टी होती है प्लेंटिव। तो डिफेंडेंट का मतलब क्या है, यहाँ माने जो व्हीकल वाली पार्टी डिफेंडेंट पार्टी होती है और प्लेंटिव होता है विक्टिम पार्टी, ठीक है। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि विक्टिम खुद ही प्लेंटिव हो, क्योंकि अगर विक्टिम की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में तो विक्टिम का खुद अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसकी तरफ से जो पार्टी होती है उसे हम प्लेंटिव मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ और एक ज़रूरी चीज़ समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए विक्टिम हिमसेल्फ इज़ फुल्ली और पार्शियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, ओके, समझ लीजिए ऐसा ही केस है कि जिसमें विक्टिम हिमसेल्फ इज़ फुल्ली और पार्शियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, तो क्या होगा, तो कॉम्पेंसेशन क्या रिड्यूस हो जाएगा? तो यहाँ का आंसर है कि नहीं। अगर प्लेंटिफ की अपनी गलती की वजह से भी एक्सीडेंट हुआ हो तब भी क्लेम रिड्यूस नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 140 में जो नो फॉल्ट लायबिलिटी दी गई है, मतलब यहाँ किसी की भी लायबिलिटी या फिर नेग्लिजेंट एक्ट प्रूफ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी विक्टिम को कंपेंसेशन, माने उसका अगर गलती रहेगा फिर भी उसको कंपेंसेशन नो फॉल्ट के अंदर मिलेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका साथ एक्सीडेंट हुआ है और वो विक्टिम है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपका जो फ्रेंड्स है जो इंश्योरेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप लोग III के लाइसेंसिएट, एसोसिएट या फिर फेलोशिप एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंश्योरेंस विजडम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ आपको IC सीरीज़ के कंप्लीट चैप्टर्स, एग्ज़ाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशंस और रेगुलर प्रैक्टिस कंटेंट भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मैं आपसे मिलूँगी चैप्टर 8 के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।